Hello everyone, how are you? I hope you are well done. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंडियन सॉइल एंड इट्स टाइप को डिस्कस किया था. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडियन रिवर्स. ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडियन रिवर्स को इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. इस टॉपिक के अंदर हम एस्चुरी और डेल्टा के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे. एस्चुरी और डेल्टा के बारे में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर इन वर्ड्स का हम यूज करेंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है. एस्चुरी क्या होती है? सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का जल उस क्षेत्र में जाकर मिलता है. देखो ये यहाँ पर आधा बंद खारे पानी का क्षेत्र है और यहाँ पर क्या आ रहा है? नदियों का साफ जल आकर इसके अंदर मिल रहा है. नर्मदा, ताप्ती और जो मांडवी नदियां हैं वो क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं. नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है. और एस्चुरी होती क्या है? एस्चुरी होती है आधे खारे पानी का बंद क्षेत्र होता है जिसके अंदर नदियां क्या करती है? अपने जल को मिला देती है. उसके बाद हम डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे. डेल्टा होता है त्रिभुजाकार शेप में, जहां नदियां समुद्र में अपने पानी को गिराती है या मिलाती है तो वहां पर नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती है. तो हम डेल्टा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है. इस पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ से कोई नदी आ रही है. नदी जब बह रही होती है तो उसके साथ नीचे क्या होती है? मिट्टी भी बह रही होती है. जब वो सागर तट में मिलने वाली होती है तो वो मिट्टी के कारण क्या हो जाती है? कई धाराओं में बंट जाती है और उस धाराओं में बंटने के कारण एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा. अब हम इस टॉपिक के अंदर ड्रेनेज सिस्टम यानी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र होता क्या है. अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करते हैं जिसके अंदर एक मुख्य नदी के अंदर उसकी सहायक नदियां आकर मिल रही होती हैं. ये देखो हमारी ये है मुख्य नदी और मुख्य नदी के अंदर इस साइड से सहायक नदियां आकर मिल रही है. तो ये एक ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही होती है. अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य नदी के अंदर मिल जाती है और अपवाह तंत्र का निर्माण हो जाता है. ये हमारी मुख्य धारा है, ये नदी तंत्र है और ये सहायक नदियां हैं. ये सहायक नदियां क्या करती है? एक मुख्य नदी के पानी के बहाव को तेज कर देती है जिससे एक ड्रेनेज सिस्टम यानी ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण होता है. भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है हिमालयी अपवाह तंत्र और सेकंड है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र. जो हिमालय का अपवाह तंत्र है उसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे. सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र. सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र. जो हिमालय अपवाह तंत्र है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और एक है हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र. प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंदर हम ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वाली नदियों के अपवाह तंत्र को शामिल करते हैं. सबसे पहले हम हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. उसमें है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र. इस टॉपिक के अंदर मैं सिंधु और गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज मैं आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ. सिंधु नदी, ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है और ये सिंधु नदी है. सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ चीन, भारत और पाकिस्तान 3 देशों से होकर हमारी सिंधु नदी है वो निकलती है. चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है. कहाँ से होता है? यहाँ देखो, तिब्बत के मानसरोवर झील, ये तिब्बत का मानसरोवर झील है जहां से इस नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है.
और उत्तर पश्चिम दिशा में, अब देखो उत्तर और पश्चिम दिशा में बहती हुई, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख के दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। ये देखो उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूरब से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी की लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो होती है 2880 किलोमीटर। क्लियर हो स्टूडेंट्स? सिंधु नदी है भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जो भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी अरब सागर से मिलने से पहले, जब वो अरब सागर में मिलती है उससे पहले वो क्या करती है, उससे पहले उसके अंदर 5 सहायक नदियां मिलती हैं अरब सागर में गिरने से पहले। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। ठीक है, ये सारी नदियां सिंधु नदी के अंदर आकर मिलती हैं जब वो अरब सागर में गिरती है उससे पहले। अब हम देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों में। सबसे पहले हम चेनाब नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। चेनाब नदी, ये सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी चेनाब नदी। ठीक है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। ये देखो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर बारालाचा दर्रे से इसका क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है, उद्गम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण चंद्र और भागा 2 नदियों के संगम से होता है। तो इसका जो इकट्ठा नाम हम लेते हैं चंद्रभागा के नाम से भी यह जानी जाती है। स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि जो चेनाब नदी है उसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी को क्या होता है, 2 नदियों का पानी है यहाँ पर आकर मिलता है। 2 नदियों का पानी मिलता है, एक चंद्र का मिलता है और एक इस साइड भागा का मिलता है। चंद्र और भागा का पानी मिलने के कारण इसको कंबाइंड नाम दे दिया गया है चंद्रभागा। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती। अब देखो, ये हमारी सिंधु नदी, ठीक है, और ये हमारी चेनाब नदी, और ये यहाँ आकर मिलगी ना पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी के अंदर। तो यही बताया गया है कि जो सिंधु नदी के अंदर चेनाब नदी पाकिस्तान में जाकर मिलती है। अब हम देखते हैं दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, हम देखेंगे सिंधु की, तो वो है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के वेरीनाग दर्रे से। कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के जो वेरीनाग दर्रा है वहां से जो हमारी झेलम नदी है उसका उद्गम होता है। ये कश्मीर घाटी है, यहाँ का जो वेरीनाग दर्रा है वहां से इसका उद्गम स्टार्ट हो चुका है। ये 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है, यानी ये भारत और पाकिस्तान के सीमा के साथ कितनी बहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 170 किलोमीटर तक ये बहती है। निर्माण करते हुए बाद में पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। अब देखो 170 किलोमीटर तो इसने क्या किया, भारत और पाकिस्तान की सीमा को फॉलो किया। उसके बाद में ये कहाँ मिल गई, यहाँ आके चिनाब नदी के अंदर ये मिल जाती है। उसके बाद हम रावी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है स्टूडेंट नोट कर लीजिए, रोहतांग दर्रे से। जो हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है वहां से हमारी निकलती है रावी नदी। ठीक है, ये देखो, ये है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा और यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सतलुज नदी। सिंधु की जो चौथी प्रमुख सहायक नदी है वो है हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती है। देखो, तिब्बत के राक्षस ताल से, ये देखो यहाँ पर तिब्बत का राक्षस ताल है, वहां से हमारी सतलुज नदी बहती है और किसके समानांतर? सिंधु के समानांतर बहती हुई कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में
प्रवेश करते हुए आगे चली जाती है, फिर पंजाब और पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। अब ये देखो, यहाँ से जो हमारी सतलुज नदी है वो स्टार्ट हुई है राक्षसताल से, यहाँ से होते हुए वो यहाँ पर आके पाकिस्तान के अंदर किससे मिल जाती है, चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद देखो व्यास नदी, ये है हमारी व्यास नदी, ठीक है, ये हमारी व्यास नदी है। रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में और पंजाब के हरीके में सतलुज से मिल जाती है। यहाँ से इसका विस्तार होता है और यहाँ पर आते आते ये यहाँ पर मिल जाती है सतलुज के साथ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए कि जो हरीके क्षेत्र है, जो हमने व्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की है, संगम से जहां पर हमारी व्यास और सतलुज नदी का संगम होता है, वहां से हमारी भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ये देखो स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ व्यास और सतलुज का संगम और यहाँ से हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकल रही है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। और जो इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पानी को ये कवर करती है, पानी को सबसे ज्यादा ये राजस्थान वाले एरिया में पहुंचाती है। पंजाब में इसकी लंबाई कम है, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बावलपुरे में जब सतलुज नदी चेनाब नदी से मिलती है तब ये चेनाब में, अब ये देखो स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान में जब सतलुज नदी, अब ये देखो पाकिस्तान में जब सतलुज नदी चेनाब नदी से आकर इस स्थान पर मिली है, तो इस स्थान पर मिलने से पहले वह पंचनद का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पंचनद का निर्माण करती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले ये पांचों नदियां 45 किलोमीटर तक अपने 45 किलोमीटर तक एक होकर बहती है। देखो यहाँ पर ये सिंधु नदी में मिलने से पहले देखो, ये है हमारी झेलम, ये है हमारी चेनाब, ये है हमारी रावी, ये है व्यास और ये है सतलुज। ये यहाँ ना पाकिस्तान में एंटर करने से पहले पांचों नदियां एकजुट होकर 45 किलोमीटर तक तो ये एक ही मार्ग से बहती हैं, देन ये जाके सिंधु नदी के अंदर मिलती है। सिंधु जल समझौता, अब स्टूडेंट्स एक सिंधु जल समझौता भी हुआ था। मैंने सिंधु नदी तंत्र का इसके अंदर वर्णन किया, तो मैंने समझौते वाला पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी वितरण के लिए 1960 में भारत और जो पाकिस्तान के बीच में जो संधि हुई थी 1960 के अंदर, पानी की समझौते को लेकर, यानी जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसके अंदर क्या किया था, तीन नदियों को बांट दिया था कि 3 नदी पाकिस्तान के पास होगी और 3 ही नदी भारत के पास होगी। उन 3 नदियों का नियंत्रण है, 3 का भारत के पास नियंत्रण होगा पानी का, और 3 का जो पानी का नियंत्रण है वो हमारे पाकिस्तान के पास होगा। तो ये इसमें देखिए आप, 3 जो पूर्वी नदियां हैं व्यास, रावी, सतलुज, ठीक है, इनका नियंत्रण होगा भारत के पास। किसका नियंत्रण है? व्यास, रावी और सतलुज। आप नोट कर सकते हो कि व्यास, रावी जो सतलुज नदी है उसका जो नियंत्रण है वो हमारे भारत के पास है, और जो हमारी चिनाब, सिंधु और झेलम है उसका जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान के पास है। ये हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 के अंदर। गंगा नदी तंत्र के अंदर हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो गंगा नदी है वो गंगा नदी भारत की जो सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। देखो स्टूडेंट, इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत के अंदर 2071 किलोमीटर तक ही है। इसकी जो भारत के अंदर लंबाई है वो है 2071 किलोमीटर, और जो पूरे विश्व के अंदर जो इसकी लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। क्लियर हो स्टूडेंट्स? तो आप नोट कर सकते हो कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत के अंदर है वो 2071 किलोमीटर एरिया तक को कवर करती है। स्तोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, ये देखो यहाँ स्तोपथ हिमानी है, यहाँ से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी। तो जब ये दोनों इकट्ठी होती हैं तो इनको अब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। गोमुख से निकली भागीरथी
और यहाँ जो स्तोपत हिमानी है उससे निकली अलकनंदा जब एक दूसरे से मिलती है तो इनको नाम दिया गया है देवप्रयाग का नाम। क्लियर ऑल स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र में, अब देखिए अलकनंदा, जो हमारी ये अलकनंदा है इसकी दो सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक तो है पिंडार नदी और एक है मंदाकिनी नदी। ये देखो इसकी सहायक नदियां हो गई, एक तो मंदाकिनी होगी और एक पिंडार नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार नदी और मंदाकिनी, ठीक है। अब देखो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थान को हम कहेंगे कर्णप्रयाग। क्या कहेंगे? कर्णप्रयाग। किसके? अलकनंदा और पिंडार नदी का जहां संगम होगा उस स्थान को हम कहेंगे कर्णप्रयाग। और मंदाकिनी का और अलकनंदा का जब संगम होगा उसको हम कहेंगे रुद्रप्रयाग। क्या कहेंगे उसको हम? रुद्रप्रयाग। और जब हमारा अलकनंदा का और भागीरथी का संगम हुआ तो उसको हमने नाम दिया देवप्रयाग नाम। क्लियर ऑल स्टूडेंट्स। आप नोट कर सकते हो कि जब दो नदियों का संगम होने पर उन नदियों को क्या क्या नाम दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि अलकनंदा और जो हमारी गोमुख वाली भागीरथी नदी है उनके संगम स्थान को हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हो कि जो हमारी अलकनंदा है पिंडार है उनका संगम होगा कर्णप्रयाग में, जो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होगा वो रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी और जो हमारी अलकनंदा है उसका संगम होगा देवप्रयाग के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जहां पर मंदाकिनी नदी का तट है वहां पर प्रसिद्ध केदारनाथ वाला जो मंदिर है वो उसी नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि जो मंदाकिनी नदी है उसके तट पर हमारा जो केदारनाथ मंदिर है वो स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब देखो यहाँ पर अलकनंदा का तट है और अलकनंदा के तट पर कहाँ क्या स्थित है? हमारा बद्रीनाथ मंदिर। अलकनंदा का जो तट है स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए कि वहां पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। अब देखो उत्तराखंड से निकली गंगा। अब गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, यहाँ प्रवेश किया, बिहार यहाँ प्रवेश किया, पश्चिम बंगाल तक बहती है। कहाँ तक बहती है ये? पश्चिम बंगाल तक, तथा बंगाल के फरक्का पर यह दो धाराओं में बंट जाती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद ये दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा को हुगली के नाम से और दूसरी धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि जो गंगा नदी है हमारी पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद दो धाराओं में बंट जाती है। फर्स्ट धारा को हम हुगली कहते हैं और सेकंड धारा को हम कहते हैं भागीरथी के नाम से, ठीक है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। जो भागीरथी नदी है ये देखो यहाँ पर ये भागीरथी नदी है, ये यहाँ हमारे बांग्लादेश में एंटर कर रही है मुख्य धारा के रूप में, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी को किस स्थान पर पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो आप नोट कर लीजिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये देखो इसके अंदर मैंने मैप के अंदर शो किया है कि यहाँ पर गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है और यहाँ पर हम इसको पद्मा के नाम से सुशोभित करते हैं या पद्मा का नाम देते हैं। आगे बहती हुई बांग्लादेश में जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है में मिल जाती है। जब पद्मा जब आगे बहती है बांग्लादेश में, जब इसे एंटर करती है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? जमुना के नाम से, ठीक है। और संयुक्त रूप जिसे मेघना कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जब इनका संयुक्त रूप होगा ना ब्रह्मपुत्र, और जब पद्मा मिल जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के अंदर, सॉरी स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के अंदर जब हमारी पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है तो उनको किस नाम से जाना जाएगा? मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से जाने के बाद ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। गंगा नदी की भी अब बहुत सी सहायक नदियां हैं। जैसे हमने सिंधु नदी की सहायक नदियां की थी वैसे हम गंगा नदी की भी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले देखो यमुना,
कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा, ये हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले सहायक नदियों में हम यमुना नदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है हमारी यमुना नदी, ठीक है। ये देखो इसके अंदर हमारी यमुना नदी, ये रही हमारी यमुना नदी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देख लीजिए आप, ये हमारी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर स्थित कौन सी हिमानी से? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कौन सी हिमानी से? यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है। और ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये देखो उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है उसे कहते हैं हम कालिंदी नदी। प्राचीन काल में यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि यमुना जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी नदी। ये अंडरलाइन कर रही हूँ, आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। यमुना नदी की बहुत सी सहायक नदियां है, चंबल, बेतवा और केन, ठीक है। ये देखो चंबल है यमुना नदी की सहायक नदी, यहाँ बेतवा है और यहाँ केन है। ये क्या है? हमारी जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम यमुना की सहायक नदियां चंबल, बेतवा और केन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानपा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये जो हमारी चंबल जो नदी है मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित महू जानपावा पर्वत से निकलती है। जो मध्य प्रदेश है उसमें इंदौर क्षेत्र है, इंदौर क्षेत्र के अंदर जानपावा पर्वत से क्या कर रही है? निकल रही है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होकर ये उत्तर मध्य भाग में उत्तर की तरफ जाते हुए ये मध्य प्रदेश के अंदर मध्य भाग में बहते हुए नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के अंदर ये इटावा से मिलकर किस में मिल जाती है? यमुना नदी से। इटावा में यमुना नदी से, इटावा के अंदर देखो ये यमुना नदी से मिल रही है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। अब देखो मध्य प्रदेश का ये भोपाल वाला राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल क्षेत्र से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी, ठीक है। उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर है जहां पर ये यमुना के साथ मिल जाती है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, जो प्रसिद्ध स्थान सांची है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये सांची क्या है? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। जो प्रसिद्ध स्थान है आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, जो प्रसिद्ध स्थान सांची स्तूप है हमारा वो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची कई बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया था। आप इसको नोट कर सकते हो। ये आपके इस टॉपिक के अंदर सांची का वर्णन हुआ तो मैंने सांची स्तूप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दिया है आपसे। अब हम कोसी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। स्टूडेंट्स मैं कोसी नदी को पढ़ाने से पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको बता देती हूँ कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। ये देखो बेटा, नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है और यहाँ पे आके ये बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपना मार्ग बदलती रहती है और बाढ़ का कारण बनती है। मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इससे आने वाली जो बाढ़ होती है वो बिहार में अधिक मात्रा में तबाही ला देती है,
ठीक है, मारक तो ये परिवर्तित करती रहती है, लेकिन बाढ़ के कारण क्या हो जाता है, ये बिहार के अंदर तबाही मचा देती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बिहार का शोक कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ देखो, ये हमारी गंगा नदी है, ये कटिहार, बिहार का जो कटिहार है वहां पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। अब हमारी नेक्स्ट है दामोदर नदी, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स? जो दामोदर हमारी नदी है, बिहार जो झारखंड का हमारा छोटा नागपुर का पठार है वहां से हमारी दामोदर नदी निकलती है और पश्चिम में बहती हुई हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ये देखो यहाँ पर पश्चिम में जाती हुई ये हुगली नदी से जाकर यहाँ इस स्थान पर मिलती है, हुगली नदी में जाकर। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का अभिशाप। ठीक है, ये क्या कर देती है नदी, ये जब हुगली नदी के अंदर एंटर करती है तो बड़ी मात्रा में बाढ़ ला देती है और बाढ़ के कारण क्या कहा जाता है? इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो मैं बता दूं कि दामोदर जो नदी है उसको प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। कई बार पूछ लेते हैं कि गंगा के दाएं में कौन सी नदियां हैं और गंगा के बाएं से आकर कौन सी नदियां मिलती हैं। तो मैं दाएं में बता देती हूँ, गंगा के दाएं में यमुना, सोन और टोंस और बाएं में गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। ठीक है, ये हमारी दाएं वाली नदियां और ये हमारी बाएं नदियां। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा के किनारे एकमात्र सबसे बड़ा शहर बसा है कानपुर। आप नोट कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी के जो प्रवाह का क्रम है, सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, बिहार में जाती है और पश्चिम बंगाल के अंदर एंटर करती है। थैंक यू एवरीवन। जो हमारा रिमेन्स टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली वाले वीडियो में जिस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी लाइक, शेयर और कमेंट किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।